हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं कि अधिगम के ही क्षेत्र में कि अधिगम क्या होता था, कैसे होता था, संज्ञानात्मक वगैरह जो भी था लगभग वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं उससे एकदम लेटेस्ट जो परीक्षा में आपके देखेंगे तो 1-2 नंबर में ये टॉपिक रहता ही रहता है। तो इसको भी हमने इम्पॉर्टेंट समझा और रखा, आपके सिलेबस के अनुसार ये है। तो इसको पढ़ाने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें कि अपने घर परिवार आसपास पड़ोस जितने हितमित हों ग्रुप वगैरह में जितने मैसेज करने वो करके सारे लोगों को जोड़ लें अधिक से अधिक और लाइव सेशन का पूरा फ़ायदा उठाएं कि कैसे क्या। तो अब बात करते हैं अधिगम का पठार। सबसे पहले अधिगम का पठार। अधिगम का पठार होता क्या है? आप लोग पठार का मतलब वो वाला पठार, भूगोल वाला पठार ना समझिएगा। ये अधिगम के क्षेत्र का पठार, वो उसमें एक पहाड़ की तरह रहता है, रुकावट करता है। इसमें आपके सीखने के क्षेत्र में रुकावट करता है। पठार सेम ही है लेकिन यहाँ पे सीखने के क्षेत्र में आपकी वृद्धि नहीं होती है। कहा जाता है जो आप सीखने का कार्य करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, उसको अधिगम का पठार कहते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही, बस नीरस तरीके से वो काम हो रहा है। एक लाइन जैसे डेडलाइन की तरह सीधी लाइन की तरह वो चल रही है, ना उसमें उछाल आ रहा है ना कमी आ रही है। वो आपका अगर इस तरह की उछाल और कमी नहीं आ रही है तो आपका अधिगम का पठार वो नहीं, अधिगम का पठार नहीं है। अगर सीधी अधिगम का पठार है लेकिन अगर सीधी लाइन में चल रही है तो वो अधिगम का पठार नहीं है। तो जो और कहा जाता है कि अधिगम का पठार को सबसे पहले किसने दिया था, उसके पितामह किसको कहा जाता है? तो उसको एबिंगहास महोदय को अधिगम के पठार का पितामह कहा जाता है। यहाँ से आपका पहला नंबर तैयार हो जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि अधिगम का पठार का पितामह या पिता या जनक या सृजनकर्ता जो भी कहे, एबिंगहास को ही आप उत्तर लगाइएगा। ठीक, अभी पठार के बारे में आप जान ही गए कि आपके सीखने की प्रक्रिया में न किसी भी प्रकार की अवनति या उन्नति नहीं होती है, उसको आप पठार कहते हैं। अगर उन्नति या उन्नति होती है तो वो पठार है कि आपका सीखने का कार्य चल रहा है, अनवरत गति से या तेज या धीमे गति से किसी न किसी से तरीके से चल रहा है। अब हम अधिगम के पठार को कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, अब उस 4 भागों में पहला पार्ट कौन सा है? पहला है सामान्य वक्र का नियम। ये आपका पहला है। 4 अवस्थाएं होती हैं अधिगम के पठार की, उसमें सबसे पहला है सामान्य वक्र का नियम। सामान्य वक्र का नियम क्या होता है भाई? हर चीज में एक कोई ना कोई समीकरण टाइप का बना होगा। समीकरण के माध्यम से भी आप जानेंगे और उसके एक लाइन के माध्यम से भी जानेंगे। तो इसमें क्या कहता है सामान्य वक्र का नियम में? क्या कहता है? शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला तो नहीं पढ़ा होगा कहीं कि अधिगम के पठार का पितामह किसे कहा जाता है। अधिगम के पठार के बारे में सुने होंगे लेकिन आज उसके बारे में आप लोग डिटेल से जान लीजिए। पहला पॉइंट है सामान्य वक्र का नियम। सामान्य वक्र का नियम क्या होता है? इसमें वो चीजें होती हैं जो ना तो सकारात्मक होती हैं ना तो नकारात्मक होती हैं। कहने का तात्पर्य न सीखने की जो गति होती है, सीखने का क्षमता होती है, ना तो धनात्मक होती है और ना तो ऋणात्मक होती है। इसलिए इसको अधिगम का सामान्य वक्र का नियम कहते हैं। इसमें कहते हैं न तो इसमें उतार होता है न तो चढ़ाव होता है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी दुख बहुत ज़्यादा कभी खुशी बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के उतार चढ़ाव लगे रहते हैं ना। तो आपके जीवन में कुछ अधिगम हो रहा है। अगर आपके जीवन में कभी खुशी या गम, या तो खुशी ही प्राप्त रहे या तो गम ही प्राप्त रहे, तो वो अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक, ये इसके अंतर्गत ये चीज़ें आ रही हैं कि खुशी और गम दोनों ही नहीं आ रही हैं, बस एक तरह से साम्य अवस्था में, एक सीधी सी, न ज़्यादा खुश है न दुखी है, एक साम्य अवस्था के रूप में पाया जा रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा? सामान्य वक्र का नियम कहा जाएगा।
एक लाइन में अगर किताबी भाषा में कहें तो ना ये तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसको अधिगम का सामान्य वक्र का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि पठार आता है भाई, ना कुछ सीख रहा है ना कुछ कर रहा है, पठार हो गया इसका। तो इसको कहते हैं न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक। न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक। इसको एक वक्र के माध्यम से हम सीख लेते हैं। आप बीजगणित में पढ़े होंगे, एक ऐसी लाइन होती है और एक ऐसी लाइन होती है, ठीक। यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, ठीक। कोई ग्राफ बनाते थे तो इसी तरह का होता था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफ के माध्यम से हम बताते थे कि बालक की क्या स्थिति है। इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें कहते हैं कि यहाँ से अधिगम होना शुरू होता है, ठीक। अब ये एक बस सीधी लाइन में चला जा रहा है, सीधी लाइन का मतलब ये कि जो सीखने का नियम है ना, कहीं देखिए फ्लैक्चुएट कहीं नहीं हो रहा है, मतलब उतार चढ़ाव कहीं नहीं हो रहा है, ना तो धनात्मक हो रहा है ना तो ऋणात्मक हो रहा है। तो इसलिए इसे अधिगम का सामान्य वक्र कहा जाता है। इसको कह सकते हैं नियम, इस लाइन पे इसका नियम और ये इसकी सीखने की गति, ये इसी तरह से ये बनेगा। सीखने में देखिए कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अधिगम का सामान्य वक्र का नियम कहते हैं। अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले वाले में, ठीक। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा क्या होता है? दूसरे वाले का बड़ा थोड़ा सा नाम से ही थोड़ा सा अलग है। ये दूसरा है उन्नोत्तर वक्र। उन्नोत्तर वक्र से ये मत समझिएगा कि उन्नत कर रहा हूँ, उन्नोत्तर का मतलब उन्नत मत समझिएगा। यहाँ नाम से ही कन्फ्यूजन हो कि आप उत्तर गलत करके चले आएंगे, बिल्कुल गलत करके आएंगे, ठीक। उन्नोत्तर से मतलब ये मत समझिएगा कि उन्नत कर रहा है, ये सीखने का बहुत अच्छा पठार है। इसको कह सकते हैं आपको समझने के लिए ऋणात्मक वक्र, ठीक। इसको एग्जाम में ये नाम दे, कंफ्यूज ना होइएगा। इसको और नाम दे सकते हैं उत्तल लेंस वाला उत्तल वक्र। एक और नाम दे सकते हैं, हास निष्पादन। अब इतने सारे इसके नाम हैं। एग्जाम में आपसे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे, क्वेश्चन छूटेगा तो बिल्कुल नहीं, आपका प्रश्न हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सीखने की गति होती है, जो बच्चों की सीखने की गति होती है, प्रारंभ में तो बहुत तेज होती है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो जो सीखने की गति बहुत तेज होती है वो स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जो सीखने की गति प्रारंभ में बहुत तेज होती है, वही बाद में आगे चल के वो सीखने की गति क्या होती है, बहुत धीमे हो जाती है। इसीलिए इसको उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक, शुरुआत में तेज और बाद में कम हो जाता है। इसको उत्तल वर्ग, मतलब जैसे एक देखते होंगे भौतिक विज्ञान वाले, उत्तल और अवतल लेंस होता है ना, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि एक तेज हो रही है, फिर बाद में वो लेंस जैसे बन रहा है, तेज शुरुआत में पहले तेज रहता है कॉर्नर पर, उसके बाद कम हो जाता है। हास निष्पादन मतलब किसी न किसी चीज का नुकसान हो रहा है, हास कहते हैं ना, नुकसान हो गया मेरा, हानि हो गई मेरे, तो वही कह रहा है हास निष्पादन का वक्र। इसमें शुरुआत में पहले क्या होती है, पहले जो सीखने की गति होगी वो तेज होगी और बाद में सीखने की गति कम हो जाएगी। ये लाइन एकदम इसी रूप में लिख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले लिख लीजिएगा तेज और बाद में कम हो जाती है।
अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से फिर जैसे पहला ग्राफ बना था उसको इसी ग्राफ के माध्यम से फिर सीख लेते हैं। इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसके सीखने की गति हो गई, सीखने की गति, और ये इसका नियम जो है उन्नोत्तर। अब इसमें कह रहा है कि पहले सीखने की गति क्या है, तेज है ना, तो ये देखिए पहले सीखने की गति हम तेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब बाद में क्या कह रहा है, कम हो जा रहा है, बाद में ये कम हो जा रहा है। यहाँ तो तेज है पहले और बाद में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यही इसका पठार होगा, ठीक, यही इसका पठार होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कहा जाता है उत्तल वक्र का पहले मोटा होता है और फिर बाद में पतला हो जाता है, यही उत्तल लेंस की खासियत है ना, पहले वो मोटा होता है बाद में पतला हो जाता है। तो जो सीखने की गति है ये इसी तरह से एग्जाम में आए यही ग्राफ बना के दे देगा। सीटेट वगैरह में आप देखते होंगे ये ग्राफ ही बना के देता है और आपसे पूछता प्रश्न है, तो ये ग्राफ भी आपके लिए ठीक है, ये लाइन से भी आप समझ लेंगे। और यहीं पे कंफ्यूजन होने वाली चीज़ थी कि उन्नोत्तर का मतलब लोग समझेंगे कि ये इसका विकास धनात्मक होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ऋणात्मक रूप में काउंट होता है, उत्तल वक्र के रूप में काउंट होता है और हांस निष्पादन के रूप में काउंट होता है। पहले तेज होता है बाद में कम हो जाता है। और ये आपका ग्राफ है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सीखने की गति है, पहले क्या हुई, तेज हुई और बाद में क्या हो गया, कम हो गया। जो कम हुआ वही इसका पठार है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर बना के रखिएगा आप लोग। तीसरा है, तीसरा नतोदर वक्र। इसको सकारात्मक, कहीं कहीं लिखा मिलेगा धनात्मक जी, इसको और वर्धमान, इसको ये सकारात्मक कहिए धनात्मक कहिए एक ही है, और एक और नाम दिया गया वर्धमान, वर्धमान शिक्षण, वर्धमान शिक्षण वक्र। अब देखिए एग्जाम में वर्धमान शिक्षण वक्र पूछ दे, धनात्मक सकारात्मक नतोदर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नतोदर का है, सकारात्मक का है, धनात्मक का है, वर्धमान शिक्षण चक्र का है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और ये सकारात्मक रूप से कार्य करता है, ठीक किसके, जो आप उन्नोत्तर जो था ठीक उसका ये विपरीत है। इसमें जो सीखने की गति होती है प्रारंभ में पहले क्या होती है, पहले धीमे होती है और बाद में तेज हो जाती है। पहले जो सीखने की गति होती है वो धीमे होती है और बाद में तेज। ठीक इसके पहले जो दूसरे नंबर का था उन्नोत्तर, उसमें क्या होता था, पहले तेज होता था बाद में धीमे हो जाता था। ठीक उसका उल्टा है ये। यहाँ देखिए नतोदर लिखा हुआ है ना, नतोदर का मतलब ये नहीं कि ये नीचे होता है, डाउन होता है, नहीं, ये पहले धीमे होता है और बाद में तेज हो जाता है। सीखने की जो गति होती है इसकी बाद में तेज हो जाती है। इसको भी ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ग्राफ ना भूलिएगा, सीटेट वगैरह में ग्राफ आता है, यूपी टेट में भी पूछता है। जो सीखने की गति है देखिए पहले धीमे चल रही है और धीरे 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 बाद में तेज हो जा रही है, यानी पहले धीमे बाद में तेज, और जो लास्ट में आ रहा है वही पठार है। ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, गति है
और सीखने का नियम है, ये नियम है। ये इसी तरह से फंक्शन करता है। जैसे कहा जाता है ना, छोटे बच्चे क्या होते हैं, पहले उनको गिनती पहाड़ा वगैरह सिखाया जाता है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, क्लास उनका बढ़ता चला जाता है और ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। धीरे धीरे आगे इकट्ठे सब कुछ सिखाया जाएगा तो नहीं सीख पाएंगे। आपकी तरह वो विद्वान नहीं है, ठीक, वो अपने हिसाब से सीखते रहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक, आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाए। और लास्ट में है 4 अवस्थाएं होती हैं ना इसकी, 4 प्रकार के वक्र। चौथा है मिश्रित वक्र। मिश्रित को जानते हैं, खाने वाला नहीं, मिश्री, मिश्रित। मिश्रित वक्र, खाने वाला नहीं, मात्रा, सॉरी, ऐसे होगा, मिश्रित वक्र ऐसे होगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है भाई, अब इन जो नतोदर और नोतोदर, ये दोनों का कॉम्बो पैक होता है, दोनों का मिश्रित होता है, इसीलिए इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्नतोदर के भी गुण पाए जाते हैं और नतोदर के भी गुण पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जिस सीखने की गति होती है हमारी, प्रारंभ में तेज होती है, प्रारंभ में धीमे होती है, फिर बाद में तेज, फिर धीमे, फिर तेज, फिर धीमे, फिर तेज, ये इसी तरह से एक फॉर्म में चलती रहती है। सांप को चलते हुए आप लोगों ने देखा है ना, देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो सांप जब रेंगता है तो उसकी गति कैसे होती है, एक ऐसे शेप में लेके आती है, ठीक। उसी शेप में ये मिश्रित वक्र भी होता है। प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है, फिर कुछ समय तक धीमे रहने के बाद तेज होता है, फिर कुछ समय रुकने के बाद धीमी होती है, फिर तेज होता है। ऐसे कुछ, ये नहीं कि धीमा तेज धीमा तेज, कुछ समय का अंतराल होता है, फिर तेज, कुछ समय का अंतराल, फिर कम, ऐसे तेज कम तेज कम तेज कम लेके ये मिश्रित वक्र चलता रहता है। इसमें बालक को जो सिखाने की गति होती है, जो जैसे बालक होते हैं उनको उस तरह से सिखाया जाता है। बहुत तेज, बहुत दिमागी तेज होते हैं, उनको अलग कक्षाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। देखने जिनकी सीखने की स्तर थोड़ा सा कम है, उनके लिए अलग कक्षाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। और दोनों को सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है। जो कम थोड़े से सीखने में थोड़े से कमज़ोर हैं, उनको उस तरह की क्लासेस दे दी जाती हैं, और जो पढ़ने में बहुत तेज हैं उनको उस तरह की क्लासेस दे दी जाती हैं। और दोनों को साथ में पढ़ा के आगे बढ़ाया जाता है। बालक को जो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे क्लास में सारे विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे तो जो तेज विद्यार्थी होगा बहुत तेज सीख लेगा, जो पीछे थोड़ा सा कम सीखता होगा वो उस तरह से नहीं सीख पाएगा, और टीचर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्लास की एनालिसिस करके उसको, उन बच्चों को अलग कर लिया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। और बाद में फिर उनको एक साथ जोड़ लिया जाता है, जब दोनों एक तरह से सामान्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसमें वक्र कैसे बनेगा, इसमें वक्र देखिए, वक्र ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो सीखने की गति है देखिए, पहले धीमे फिर तेज, फिर धीमे फिर तेज, फिर धीमे तेज, ऐसे एक समय आता है कि यहीं तक रहता है। मैं ज़्यादा बड़ा बना दिया हूँ, इस लाइन से ऊपर नहीं जाता है, इसी यहीं तक होता है। पहले धीमे, बाद में तेज, फिर धीमे फिर तेज, ये इसी तरह से चलता रहता है। जो सीखने की गति होती है, कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, ये उन बच्चों के लिए लाभदायक होती है जो बहुत तेज होते हैं, जो बहुत कमज़ोर होते हैं। दोनों को एक साथ अलग अलग कक्षाएं डिवाइड कर दी जाती है। जैसे आप लोग पढ़ते थे तो सेक्शन डिवाइड किए जाते थे, 9th के 1, 9th के 2, 9th 3, 9th 4, 10th 1, 10th 2, मतलब A B C D, ये इस तरह की कक्षाएँ डिवाइड कर दी जाती हैं। उसी तरह की कक्षाएँ इसमें भी डिवाइड कर दी जाती हैं, और कमज़ोर और अधिक विद्यार्थी ऐसे होते रहते हैं। अब ये गति हो गई और ये नियम हो गया। यहाँ पे प्रश्न इसका पूछता है कि ये किस आकार का होता है, तो आपका उत्तर होगा यस आकार का। यस आकार का क्यों? क्योंकि देखिए, सीखने की गति जो प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न है
ये प्रश्न पूछा गया है, आप यूपी टेट के 2018 वाला देखिएगा, 2018 वाले में यही प्रश्न पूछा था कि मिश्रित वक्र को किस अन्य नाम से जानते हैं, यस आकार, वाई आकार, डी आकार, टी आकार। तो आपका उत्तर क्या था, यस आकार, क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो यस आकार आया कहाँ से, तो जो समुद्र की लहरें होती हैं वहाँ से यस आकार को लिया गया है। ऐसे ऐसे समुद्र की लहरें होती हैं ना, वहीं से ये लिया गया। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि मिश्रित वक्र में क्या होता है पहले, तो आपका उत्तर होगा पहले धीमे होता है फिर बाद में तेज, पहले धीमे फिर तेज। या मिश्रित वक्र का अन्य नाम क्या है, यस आकार, वाई आकार, टी आकार, वी आकार। तो आपका उत्तर होगा यस आकार। जैसे मैंने नतोदर का पूछा था, सकारात्मक कह सकते हैं, धनात्मक कह सकते हैं, वर्धमान शिक्षण मान का चक्र कह सकते हैं, वक्र कह सकते हैं, उन्नोत्तर का ऋणात्मक कहे थे, उत्तल कहे थे, हास निष्पादन का वक्र कहे थे। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चार्ट वगैरह सी टेट में देखिएगा, पुराना जितना भी है उस प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा, ये चार्ट रहता ही रहता है और उस चार्ट के हिसाब से आप प्रश्न वो पूछता है और आपको उत्तर देना होता है। और यूपी टेट वगैरह में इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे लाइन में पूछते हैं। तो मैं दोनों के लिए लाभप्रद है कि आप जैसा चाहें, हरियाणा टेट का, मध्य प्रदेश टेट का आप देना चाहते हैं, उसके हिसाब से टेट देके पास होकर, बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है उसके हिसाब से आपका यूपी टेट जल्द आने वाला है, उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर होकर ये प्रश्नों को जान लीजिए, क्योंकि मैं प्रश्नों को वही रखता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। फालतू चीज़ों को रखने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है उस तरह के। तो ठीक, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को, अभी जो वीडियो चल रही है ख़त्म होने के बाद जल्द से जल्द लोगों को शेयर कर दें। लाइव सेशन में ये नहीं कि क्लास में आके आप लोग भाग जाते हैं, ये सबसे बुरी आदत है। क्लास में अपने शिक्षक पढ़ा रहा हो और आप भाग जाएं, आप ही हमारी जगह पे टीचर होंगे और क्लास में आके हाय गुड मॉर्निंग, मतलब आप हाजिरी बता दे रहे हैं कि मैं आया हूँ, प्रॉपर रुक नहीं रहे हैं। कैसा लगेगा आप लोगों को? आप जिस दिन टीचर बनेंगे ना, उस दिन आपको उस चीज़ की पता चलेगा। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं, जिस दिन आप टीचर बनेंगे पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।